हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों टू माय चैनल, जहाँ पर हम क्लास 11th सीरीज में चैप्टर 1 सेट्स आगे कंटिन्यू करेंगे। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े, सेट्स होते क्या हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं। आज की क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे सबसेट से। सो लेट्स सी व्हाट आर सबसेट्स। आई होप आप पहले वाले सारे टॉपिक्स पढ़कर आए हैं, क्योंकि बच्चों वही बेस बनेगा हमारी इस नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर का। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक which is what are subsets. Alright, let A and B be two sets. तो बच्चों A और B सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं. If every element of A is an element of B, यानी कि अगर A का हर एक एलिमेंट, A में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे B में हो जाएं, then we say that A is the subset of B. Alright, so अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों? सपोज आपके पास एक सेट है A और दूसरा सेट है B. मैं बोल रही हूं कि A के सारे एलिमेंट्स अगर B में हैं, तो हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली? ये साइन होता है बच्चों सबसेट का. सो हम इसको रीड कैसे करेंगे? A इज द सबसेट ऑफ B, राइट? लेट्स रिपीट, व्हाट इज अ सबसेट? जब मैं कहूं कि सारे एलिमेंट्स एक सेट के दूसरे सेट में कंटेन्ड हो जाए, और अगर यही मैं कहूं कि सपोज B के सारे एलिमेंट्स A में हैं, तो कैसे होगा? सो वी विल से दैट B इज द सबसेट ऑफ A, और उसको लिखेंगे कैसे? B is the subset of A. राइट बच्चों, समझ गए होंगे. अब इसको एक और तरीके से लिखा जाता है. So how do we write it as? A is the subset of B when if X belongs to A. तो बच्चों अगर मैं कह रही हूं कि A सेट में आपका एक एलिमेंट है X, अगर वो A को बिलोंग कर रहा है, this should imply, ये किसका साइन होता है बच्चों? Implies का. ठीक है, this should imply that X also belongs to B. राइट, आई होप आप समझ गए होंगे. अब इसके कुछ एग्जाम्पल बताइए मुझे झटपट से कि व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सबसेट. सो सपोज मैं लेट्स सपोज कि मैं एक सेट ले रही हूँ Q. ये किसका सेट था? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था. ये सेट है रैशनल नंबर्स का सेट, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स. अब ये रैशनल नंबर किस में कंटेन है आप मुझे बताइएगा. इज इट कंटेन्ड इन द रियल नंबर सेट? येस और नो? येस ऑफ कोर्स. this R is the set of all real numbers, and we all know कि rational numbers जो होते हैं वो real numbers में contained होते हैं. So we say that Q या फिर the set of all rational numbers is a subset of real numbers, right? ऐसे ही और भी examples ले सकते हैं, बहुत सारे examples हैं. Let's say the set of all even natural numbers. तो even natural numbers कौन कौन से हो गए? 2, 4, 6, 8 and so on. This is an infinite set. नेचुरल नंबर्स का सेट कौन सा हो गया? नेचुरल नंबर्स का सेट है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, राइट? अब आप मुझे बताइए, क्या A के सारे एलिमेंट्स B में कंटेन्ड है या नहीं? B में है या नहीं? बिल्कुल है. सो हेंस फ्रॉम हियर वी कैन से दैट A इज द सबसेट ऑफ B. आई होप दैट्स क्लियर, राइट? सो सबसेट का मतलब होता है कि जब सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में कंटेन्ड हो जाए. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. इसी में ही आगे एक छोटा सा टॉपिक है, व्हाट इज अ प्रॉपर सबसेट. तो बच्चों एक प्रॉपर सबसेट क्या होता है? लेट ऑलराइट, ओके. सो व्हाट इज अ प्रॉपर सबसेट? प्रॉपर सबसेट होता है लेट A बी अ सबसेट ऑफ B, एंड जब A नॉट इक्वल टू B हो जाए, मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में कंटेन तो हो पर दोनों सेट इक्वल कभी नहीं हो सकते, देन A इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ B. ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट मतलब होता है कि बिल्कुल इक्वल नहीं हो सकते. ये बस ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है कि A इक्वल नहीं हो सकता B के, एंड इन दैट कंडीशन जो सेट B है दैट इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ A. ठीक है, जो सेट B आएगा दैट विल बी द सुपर सेट ऑफ A. यानी कि अब जैसे यही एग्जांपल आप देख लीजिए, यहां पर मैंने आपको बोला कि सेट A इज द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स. इवन नेचुरल नंबर्स, एंड जो आपका B सेट है दैट इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, राइट? अब क्या ये इसका एक प्रॉपर सबसेट है? लेट्स चेक. Yes, of course it is a proper subset. क्यों? क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स B में कंटेन्ड है, तो मतलब A is the subset of B. एंड दूसरी बात, A is not equal to B. आप यहाँ पे देख ही रहे हैं
कि A और B इक्वल नहीं है, दे आर डिफरेंट सेट्स, सो देन वी से दैट A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, एंड इस केस में ये जो B आएगा दिस इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ A, सुपर सेट ऑफ A, ये कहलाएगा सबसेट और ये कहलाएगा सुपरसेट, proper subset and superset, right? So this was all about what are subsets and what are proper subsets. आगे देखते हैं बच्चों. अब हम आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में सबसेट्स के लिए. अब बच्चों ये चीजें आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसे कई क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा जा सकता है. सो लेट्स स्टडी दीज थिंग्स अबाउट सबसेट्स. तो सबसेट्स बच्चों, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. अगर मैं कहूं कोई भी सेट है वो खुद का ही सबसेट होता है. ठीक है, कैसे अभी आगे बताऊंगी मैं आपको. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ. मतलब अगर आप लेट कर लें कोई भी सेट ए, वो खुद का ही सबसेट होता है हमेशा. इट इज वेरी ऑब्वियस कि ए के सारे एलिमेंट्स ए में तो कंटेन्ड होंगे ही. तो फर्स्ट इज दिस थिंग. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. एम्प्टी सेट कौन सा होता है बच्चों, आपको याद होगा, फाइव मतलब खाली, नल सेट, कुछ नहीं है इसके अंदर. ये भी कंटेन्ड है हर एक सेट के अंदर. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू क्योंकि एम्प्टी सेट कैन बी कंटेन्ड इन अ सेट ऑफ कंटेनिंग समथिंग, यू नो. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स. अगर हमें किसी भी सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं वो निकालने हैं. सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट. सो 2 raised to the power n, where n is the number of distinct elements present in the set. n क्या है कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो वी कैन कैलकुलेट. अभी हम इस क्वेश्चन में भी इसे अप्लाई करके देखेंगे. लेट्स सी द लास्ट वन. और अगर हमें कैलकुलेट करना है कि उसके प्रॉपर सबसेट्स कितने हैं, तो बच्चों उतने तो है ही -1 कर दो, मतलब जो ऑब्वियस सेट्स है उसे माइनस कर दो. सो वी गेट द आंसर 2 raised to power n -1. ऑलराइट, दिस इज द प्रॉपर सबसेट. अब इस क्वेश्चन पर आते हैं. राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ ए. तो यहां पर मैंने एक सेट लिया है ए का, विच इज 1 2 3. इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स है, नेमली 1 2 एंड 3. मुझे बताना है कि इस सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं. तो सबसे पहले आप खुद ही बता दीजिए इस सेट के कौन कौन से कितने सबसेट्स हो सकते हैं. सो द फॉर्मूला टू कैलकुलेट 2 raised to the power n. सो 2 raised to the power कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 3 एलिमेंट्स हैं. सो 2 का क्यूब दैट इज 8. मतलब इसके टोटल 8 सबसेट्स आने चाहिए. अब इनको लिख लेते हैं जल्दी से. तो बच्चों 2 तो प्रॉपर्टीज हम यहीं से यूज करेंगे इसके सबसेट्स लिखने के लिए. ठीक है, अब इस सेट के 2 ऑब्वियस सेट्स कौन कौन से हैं. पहला, एक तो वो खुद अपना सबसेट है, और दूसरा फाइव यानी कि एम्प्टी सेट भी उसका सबसेट है. सो सबसे पहले बात इन दोनों को हम लिख लेते हैं. सो फाइव इज द सबसेट of this set, and last में this set itself is the subset of itself. 1 2 and 3. तो 2 सेट्स तो हमारे पास आ गए. अब बीच के सबसेट्स लिखते हैं. तो यहां पर 3 एलिमेंट्स हैं. पहला सेट क्या आ जाएगा, सिंगलटन सेट 1, राइट. दूसरा क्या आ जाएगा 2, एंड तीसरा सिमिलरली 3. चेक करो ये सब इसमें कंटेंट है. या लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अब डबल ले लीजिए. 1 2 2 3 1 3 and last में 1 2 3. Let's count and check. 1 2 3 4 5 6 7 8. So we have got 8 subsets. तो बच्चों ओके, आइए जो अभी तक हमने पढ़ा उसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. 2 finite sets. बच्चों फाइनाइट सेट्स का क्या मतलब है, ऐसे सेट्स जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, राइट. हैव m and n elements. तो हमें क्या गिवन है कि 2 सेट्स हैं, लेट्स सपोज a and b. एक सेट में m एलिमेंट्स हैं और सेकेंड सेट में n एलिमेंट्स हैं, ये हमें गिवन है. द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड सेट. सो जो a सेट में टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो बन रहे हैं वो b सेट से 56 ज्यादा है. बच्चों लास्ट ही टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 raised to the power n, where what is n? n is the number of total number of distinct elements of a set. So similarly अगर a सेट में m एलिमेंट्स है तो इसके सबसेट्स कितने बन गए, 2 raised to power m बन गए,
राइट, और बी सेट्स में n एलिमेंट्स है, तो इसके सबसेट्स बन गए 2 raised to the power n। अब मैं क्या बोल रहे हैं, 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड सेट, यानी कि ए सेट में जो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं वो बी से 56 ज्यादा है, ये ज्यादा है, करेक्ट। सो हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n, m और n की वैल्यूज को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस बाय फॉर्मिंग एन इक्वेशन, क्योंकि हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है जो हम इक्वेशन में लाकर m और n की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो अभी तक पढ़ा उसे हम लिख लेते हैं। लेट्स सी, सो लेट द टू सेट्स बी a and b, ठीक है, where n of a, बच्चों n of a का क्या मतलब है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट a, n of a is equals to m, ये हमने अभी माना, and n of b this is equals to n, right। now क्योंकि हमें कंपैरिजन नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में करना है, सो अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a कितने बन गए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, 2 raised to the power m, and number of subsets of b कितने बन गए, 2 raised to the power n, right। now according to the given condition या according to the question, क्या गिवन है हमें कि सेट a में जितने सबसेट्स हैं, कितने सबसेट्स हैं भाई, 2 raised to power n, ये सेट b से 56 ज्यादा है, राइट। सो सेट b में कितने थे, 2 raised to power n, 56 इसमें ज्यादा है, दैट मीन्स टू बैलेंस द इक्वेशन हम इस साइड 56 ऐड कर देंगे। नाउ हाउ टू सॉल्व इट, 2 raised to power n को इधर ले आते हैं ताकि हम बेसिस को साथ में ले आए। 2 raised to power m minus 2 raised to power n is equals to 56, and 56 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 8 into 7। अब 8 into 7 ही हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहां से मैं 2 raised to power n को कॉमन ले लेती हूँ, क्योंकि इसमें से छोटी क्वांटिटी कौन सी है, ये छोटा है ये बड़ा है ना, हमने अभी बोला a में ज्यादा है, सो ये वाले छोटे, तो इन दोनों में से हम छोटी वाली कॉमन चीज बाहर ले लेते हैं, विच इज 2 raised to power n। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 raised to power m माइनस n, राइट, क्योंकि मैंने m में से n बाहर ले लिए तो माइनस हो जाएगा ना, m में से n मैंने बाहर ले लिए कॉमन, तो ये बचेगा m माइनस n, माइनस यहां से तो 2 raised to power n पूरा का पूरा बाहर आ गया, दिस विल बी 1 इक्वल्स टू 8 into 7। अब बच्चों अब आपको पता चला कि मैंने 8 और 7 ही फैक्टर क्यों लिए, क्योंकि मुझे कुछ इस टाइप में चाहिए थे -1 वाला, मतलब सेम फैक्टर -1, तो अब ये देखो -1 का डिफरेंस है ना दोनों में, दैट इज वाई। नाउ क्या मैं इसको लिख सकती हूं, ध्यान से देखना, 2 raised to the power 3 into 2 raised to the power 3 minus 1, राइट। कैसे बेटा, अब ध्यान से देखो, मैंने 2 की पावर्स ही क्यों कंपेयर करी, क्योंकि 2 की पावर्स दोनों साइड आ जाएंगी तो बेसिस कंपेयर करने में आसानी होगी, दैट इज वाई 2 की पावर में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। सो दिस इज 2 क्यूब एंड दिस इज 2 क्यूब माइनस 1। नाउ ऑन कंपेयरिंग, n की वैल्यू क्या हो गई यहां से, सीधा सीधा 3, सो n इक्वल्स टू 3 एंड m माइनस n को भी कंपेयर करो इधर से, m माइनस n इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3, क्योंकि बाकी पूरा सेम है फॉर्मेट। सो यहाँ से m माइनस n इज इक्वल्स टू 3, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, m माइनस 3 इक्वल्स टू 3, सो m इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। सो दिस इज माई आंसर। So I hope you have understood the question. Let's move ahead. Alright बच्चों, let's start with the next topic which is intervals as subsets of R. R क्या होता है? R is the real number set, right? Real numbers का set हम R से denote करते हैं, उनके subsets find out करना। So subsets in the form of intervals. Intervals का क्या मतलब होता है? Intervals मतलब एक part of the number line. So let's say
अगर मैं एक रियल नंबर सेट को नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करूं तो ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इस साइड ऑन द राइट हैंड साइड इज आर ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, बीच में आता है 0, यहाँ पे आ जाता है इंफिनिटी और यहाँ पर इस तरफ माइनस इंफिनिटी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सो दैट मीन्स इस साइड जाएंगे तो वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव इंफिनिटी, एंड इस साइड जाएंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर्स है, सो वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव इंफिनिटी. सो दिस इज द रियल नंबर सेट फॉर एग्जाम्पल, जिसे मैंने नंबर लाइन के ऊपर बना दिया है. अब यहाँ पर मुझे सबसेट्स पढ़ने हैं आर के. सबसेट्स मतलब ऐसे सेट जो इस पूरी नंबर लाइन के अंदर कंटेंट हो, राइट? सो लेट्स से एक इंटरवल इसमें से ले लेते हैं, मतलब एक पार्ट ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने 0 से लेकर 3 तक का एक पार्ट ले लिया, तो ये एक जो पार्ट आया नंबर लाइन का, इसे हम कहेंगे इंटरवल, ठीक है, ऑफ द रियल नंबर लाइन. तो क्या ये एक सबसेट भी है रियल नंबर का? यस, इट इज अ सबसेट ऑल्सो, क्योंकि 0 to 3 जो है वो इसी नंबर लाइन के अंदर कंटेन्ड है, यानी कि रियल नंबर सेट के अंदर कंटेन्ड है. सो ये एक इंटरवल इसका सबसेट बन गया, ठीक है. दिस इज आवर टॉपिक. अब देखते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है. सो बच्चे, जो इंटरवल्स होते हैं ना, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है. अब यहाँ पे अच्छे से पेन और पेपर लेकर बैठिएगा और लिखिएगा नोट्स जो मैं आपको लिखवा रही हूँ. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो इंटरवल्स जो होते हैं ना बच्चों, वो दो तरीके के होते हैं. सो वन इज द क्लोज्ड इंटरवल and the other one is open interval. ठीक है. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनिएगा. क्लोज्ड इंटरवल, सो क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स, इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स, ठीक है. और ओपन इंटरवल का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स, ठीक है बच्चों. सो अब एक क्लोज्ड इंटरवल को अभी मैं बताऊंगी कि इसका मतलब होता क्या है. पहले आप देख लीजिए हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. तो एक क्लोज्ड इंटरवल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है. सो स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरवल ले रही हूं, जैसे मैंने यहाँ पे इंटरवल किसके बीच में लिया? 0 और 3 के बीच में. मैं यहाँ पर ले रही हूँ A और B के बीच में. तो ये इंटरवल कैसे दिखाई देगा? क्लोज इंटरवल A, B और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. और इसका मतलब क्या होगा कि A और B के बीच के सारे नंबर्स तो आएंगे ही आएंगे, सारे रियल नंबर्स आएंगे ही आएंगे, साथ में A और B भी इंक्लूडेड होंगे, राइट? मतलब A और B, जैसे कि 0 और 3 भी इसी सेट के अंदर आएंगे. लेकिन व्हेन आई से ओपन इंटरवल, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओपन ब्रैकेट से, ओपन कर्व्ड ब्रैकेट से A, B. और इसका क्या मतलब होगा? A और B के अंदर सारे रियल नंबर्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन एंड पॉइंट्स नहीं आएंगे, यानी कि A और B इस सेट के अंदर इंक्लूडेड नहीं होंगे. जस्ट फॉर इन दिस एग्जाम्पल 0 और 3 इंक्लूडेड नहीं होंगे. 0 और 3 के बीच में सारे नंबर्स इंक्लूडेड होंगे, सारे रियल नंबर्स इंक्लूडेड होंगे, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब ध्यान से देखिए, एक और फॉर्म है इसको रिप्रेजेंट करने की. दिस इज, ये तो हम ब्रेसेस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो लिखिए. अब देखिए कि हम इसको दूसरी तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल A और B के बीच में मेरा कोई भी नंबर है X, ठीक है. किसके बीच में है? A और B के बीच में. तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऑब्वियसली X जो है वो A से बड़ा है और B से छोटा है, एंड क्योंकि यहाँ पर हम इंक्लूड कर रहे हैं एंड पॉइंट्स, यानी कि A और B आएगा ही आएगा इस सेट के अंदर, दैट मीन्स यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी हम लगा देंगे. मतलब X जो है वो A से बड़ा और B से छोटा तो है, साथ में A भी हो सकता है, इक्वल टू B भी हो सकता है. सो इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स. नाउ सिमिलरली हेयर, अगर मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? X लाइज बिटवीन A एंड B. X A से बड़ा हुआ, B से छोटा हुआ, लेकिन A और B के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ओपन इंटरवल में हम A और B इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट? वी एक्सक्लूड द एंड पॉइंट्स, ठीक है. अब इसी के ऊपर फॉर एक लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि किसी बच्चे के या तुम्हारी क्लास के
जो बच्चे हैं उनके मैथ्स में मार्क्स लेट्स से 90 और 100 के बीच में आए हैं, ठीक है। तो एक तरीका है इसको बोलने का कि 90 और 100 की रेंज में आए हैं, मतलब अगर मैं कहूं कि इस तरीके से मैंने लिख दिया कि इस रेंज के अंदर आए हैं, ठीक है, मार्क्स, इसका क्या मतलब होगा कि क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है, हमने यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल लिया है, दैट मीन्स मार्क्स कहां से कहां तक होंगे, 90 से स्टार्ट होंगे भाई, 91, 92, 93, कहां तक होंगे, 100 तक होंगे, क्योंकि एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड करने हैं। पर अगर मैं बोलूं कि इस रेंज में आए हैं मार्क्स 90, 100, अब बताइए इसका क्या मतलब होगा, 90 और 100 के एग्जैक्ट बीच में मार्क्स आए, 90 और 100 नहीं आ सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रेंज आ जाएगी, 91 से स्टार्ट हो जाएगा, 92, 93 एंड सो ऑन टिल, सॉरी नॉट 100, इट हैज टू बी 99, राइट। आई होप दैट्स क्लियर टू यू कि ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल में क्या डिफरेंस होता है और इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको ये बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा, सो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। लेट्स डू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस नाउ। ऑलराइट बच्चों, अब इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। लेट्स सी, x लाइज बिटवीन, हाउ डू वी रीड इट, x लाइज बिटवीन -2 to 0, इसका मतलब x -2 से तो बड़ा है लेकिन 0 से छोटा है, ठीक है। तो हमारी रेंज तो क्या आ गई, हमारी रेंज आ गई -2 से लेकर 0। अब डिसाइड ये करना है कि यहाँ पे ब्रैकेट्स कौन से लगेंगे। लेट्स सी कि -2 और 0 इंक्लूडेड है या नहीं, इक्वल्स टू है बच्चों, यहाँ पर नहीं है, दैट मीन्स -2 तो इंक्लूडेड नहीं है, 0 के सामने भी इक्वल टू का साइन नहीं लगा, दैट मीन्स 0 इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, तो यहाँ पे दोनों ही तरफ हमारे ओपन ब्रैकेट्स लग जाएंगे। कूल, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, x lies between 10 to 17 where 10 and 17 both are included, right? और इस साइन को हम पढ़ते कैसे हैं, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, ठीक है। x जो है वो 10 से ग्रेटर है और इक्वल भी है, सो हाउ डू वी रीड इट एज ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। एंड दिस इज x किससे छोटा है, x इज लेस देन इक्वल टू 17, सो लेस देन एंड इक्वल टू, ठीक है। नाउ इसको हम लिखते कैसे हैं, ब्रैकेट से आप खुद लिख लीजिए, ये 10 और 17 हमारी रेंज है और यहाँ पे 10 और 17 दोनों ही इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर हम क्लोज ब्रैकेट लगा लेंगे। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द ओपन ब्रैकेट, दिस इज ऑल्सो नोन एज द क्लोज ब्रैकेट, राइट, वेरी सिंपल। अब इसी में बच्चों एक और कॉन्सेप्ट आता है, अभी तक हमने 2 टाइप के इंटरवल्स पढ़े, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। अब इन दोनों को मिक्स कर दें अगर हम, तो ये बन जाता है एक सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा, आधा ओपन आधा क्लोज्ड इंटरवल। सो ये भी बहुत सिंपल है, लेट्स से मैं इसी का ही एग्जांपल ले लूं, 10 और 17 हमारी रेंज है और यहाँ पर एक तरफ तो मैंने ओपन ब्रैकेट लगा दिया, एक तरफ मैंने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, या वाइस वर्सा उल्टा भी कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा, दिस इज सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड, आधा ओपन है आधा क्लोज्ड है। और इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 17, पर यहाँ पे 17 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, तो बस हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा देंगे, राइट, वेरी सिंपल। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड। ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल्स। सो अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड इंटरवल या ओपन इंटरवल गिवन है, उसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि रियल नंबर को हम पूरे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोज्ड इंटरवल के बारे में। मैं एक क्लोज्ड इंटरवल ले लेती हूँ a, b, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। सो नंबर लाइन बना लेते हैं एक, ऑलराइट बच्चों, इस चीज का ध्यान रखिए, नंबर लाइन बनाने के बाद डू मेंशन पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड नेगेटिव इन्फिनिटी ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स, राइट हैंड साइड एंड द लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें बनानी है, हमारी रेंज गिवन है a, b, सो a यहां पर बना लेते हैं, b यहां पर बना लेते हैं, करेक्ट। अब क्लोज्ड इंटरवल दिखाना है मुझे, मतलब a और b मेरा इंटरवल है,
हाउ डू वी रिप्रेजेंट? देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. सो ए और बी के बीच में सारे एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे, करेक्ट. ये तो मुझे पता ही है कि इंटरवल का मतलब होता है कि ए और बी के बीच में सारे एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे. साथ में क्या इंक्लूडेड होंगे? एंड पॉइंट्स, यानी कि ए और बी भी इंक्लूडेड होंगे. सो जो पॉइंट ए है दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड एंड द पॉइंट बी इज ऑल्सो इंक्लूडेड. तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे छोटे छोटे से सर्कल्स बना दूंगी एंड उनको फिल्ड डॉट्स बेसिकली हमें बनाने हैं टू रिप्रेजेंट कि ये सर्किट जो है भैया क्लोज्ड है. दैट मीन्स ए और बी आपका इंक्लूडेड है इसके अंदर. ठीक है, वेरी सिंपल. सो दिस इज माई क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी ऑन द नंबर लाइन. नाउ सिमिलरली अगर मुझे क्या बनाना है, ओपन इंटरवल बनाना है. लेट्स सी, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी. ये कैसे बनाएंगे नंबर लाइन के ऊपर? लेट्स मेक अ नंबर लाइन. अगेन आप इसको इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी से रिप्रेजेंट कर दीजिए. ए एंड बी आर माई नंबर्स एंड मुझे नंबर लाइन के ऊपर क्या चाहिए? ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट्स तो मुझे चाहिए, लेकिन मुझे क्या नहीं चाहिए? आई डोंट वॉन्ट ए एंड बी. दैट मीन्स मुझे एंड पॉइंट्स ए एंड बी नहीं चाहिए. ए एंड बी तो यहाँ पर इंक्लूडेड हो गए, लेकिन जो मेरे सर्किट है वो ओपन है, राइट. दैट मीन्स मुझे ए और बी नहीं चाहिए. मैं यहाँ पे सिंपल डॉट्स बनाऊंगी लेकिन फिल नहीं करूंगी. तो छोटे छोटे सर्कल्स बना दीजिएगा और इनसे फिल मत कीजिएगा, जिसका मतलब है कि ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि हमने सर्किट्स को प्लग तो किया ही नहीं, राइट. सो एज सिंपल एज दैट. एंड सिमिलरली अगर मुझे कोई सेमी ओपन क्लोज इंटरवल बनाना है, सो ये कैसे बनेगा? सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, ये कैसे बनेगा? सो लेट्स टेक द एग्जांपल. मैं बनाना चाह रही हूं ए पर ओपन एंड बी पर क्लोज्ड. तो अब बना लेते हैं इसको नंबर लाइन के ऊपर. बना लीजिए, नंबर लाइन बना दीजिए. A and B, let's make the number line now. Alright, so इसका क्या मतलब है? A और B के बीच के सारे एलिमेंट्स तो इंक्लूडेड होंगे, लेकिन एंड पॉइंट्स का डिसाइड कीजिए. अब A इंक्लूडेड नहीं है, मतलब A पर तो ओपन डॉट बनेगा और B इंक्लूडेड है, यानी B को प्लग करना है, B को फिल करना है. सो यहाँ पर क्लोज डॉट बनेगा. एज सिंपल एज दैट. सिमिलरली अगर ये होता लेट्स से ए पर क्लोज एंड बी पर ओपन, तो आप सिमिलरली यहाँ पर फिल कर देते डॉट और यहाँ पर ओपन रहने देते. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. सो दिस इज आवर नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन. ओके, अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं. लेट्स से आपको गिवन है, आपको प्लॉट करना है -5 to 5. ओके, ऑब्जर्व कीजिए, दिस इज अ क्लोज्ड इंटरवल, दोनों ही तरफ क्लोज्ड है. तो जल्दी से एक नंबर लाइन बना लेते हैं यहाँ पर. लेट्स फॉर्म अ नंबर लाइन एंड मार्क कर लीजिए. दिस इज माइनस इंफिनिटी, दिस इज पॉजिटिव इंफिनिटी, एंड यहाँ पर हमारी रेंज है -5 to 5. इसे भी प्लॉट कर लीजिए, -5 to 5. देन वी हैव नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन. कैसे होगा? -5 से 5 के बीच में मुझे सारे नंबर्स तो चाहिए ही चाहिए. -5 to 5 के बीच में मुझे सारे नंबर्स तो चाहिए ही चाहिए. साथ में मुझे एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड करने हैं, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल गिवन है. सो आई विल मेक फिल डॉट्स ओवर हियर, राइट. सो दिस बिकम्स माय नंबर लाइन जो हमें चाहिए. ऑलराइट बच्चों, अब एक क्वेश्चन करते हैं. राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन. ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है. x such that x belongs to R, x is a real number such that x is greater than -5 and less than equal to 6. यानी कि रेंज क्या हो गई हमारे पास? -5 to 6 की रेंज है. तो इसको इंटरवल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? रेंज लिख लीजिए -5 to 6. ओपन कहाँ पर है? मतलब -5 इंक्लूडेड नहीं है, तो दिस इज ओपन हियर. एंड यहाँ पर 6 इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर एक क्लोज ब्रैकेट बन जाएगा. परफेक्ट. अब इसी को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं. एक नंबर लाइन बना लीजिए बच्चों. सो डू यूज अ स्केल एंड पेंसिल व्हाइल प्लॉटिंग इट. सो इस साइड हो जाएगा -इंफिनिटी
and this is infinity. My range is -5 to 6. -5 और 6 के बीच में सारे एलिमेंट्स आएंगे. -5 नहीं आएगा, सो यहाँ पर एक ओपन सर्कल बना देंगे, ओपन डॉट, एंड यहाँ पर क्लोज डॉट, क्योंकि 6 पर क्लोज्ड है. परफेक्ट. लेट्स डू द नेक्स्ट वन. ये अपने आप कीजिए और साथ साथ वेरीफाई करना. क्या है? x लाइज बिटवीन 2 to 6. सो माई रेंज इज 2 and 6. कहाँ पर ओपन है, कहाँ पर क्लोज है? भाई दोनों ही जगह पर क्लोज है, यानी कि दोनों ही इंक्लूडेड होंगे इस इंटरवल के अंदर. सो नंबर लाइन बना लीजिए. माई रेंज इज, दिस इज माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी. माई रेंज इज 2 to 6. 2 और 6 के बीच में सब इंक्लूडेड, एंड 2 और 6 भी इंक्लूडेड. सो यहाँ पर फिल्ड डॉट्स आ जाएंगे 2 और 6 के ऊपर, यानी कि 2 और 6 को हमने सिंपल प्लग इन कर दिया, क्लोज हो गए वो. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरवल्स एंड देयर नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन. आगे बढ़ते हैं बच्चों. ऑल राइट बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अ यूनिवर्सल सेट. एज द नेम सजेस्ट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्स है ना, मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर बाकी सारे सेट समा जाए. सो दैट इज सिंपली यूनिवर्सल सेट. इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. सो इफ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन, then a set can be chosen arbitrarily मतलब randomly, which is a superset of each of the given sets. मतलब कोई भी सेट आपको गिवन हो, उसका जो सुपर सेट होगा, सुपर सेट सबसे बड़ा सेट, वो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है. एंड इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर U. ठीक है. राइट. फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ए सेट ले लेते हैं 1 3 5. ऑल राइट. बी सेट ले लेते हैं 2 4 and 6. ये 2 सेट ले लिए. एक और ले लो, सी सेट ले लो, लेट्स से 0 and 7. ठीक है. तो यहां से जो हमारा यूनिवर्सल सेट बनेगा, वो एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें ये सारे सेट समा जाएंगे. ओके. सो यूनिवर्सल सेट इन सबका सुपर सेट हो जाएगा. तो अब सेट क्या बन जाएगा, मतलब जिसमें ये सारे एलिमेंट्स आ जाए स्टार्टिंग विथ 0. देन वी हैव 1 2 3 4 5 6 and 7. सो 0 से लेकर 7 तक सारे नंबर्स आ जाएंगे. ये बन गया हमारा यूनिवर्सल सेट. वेरी सिंपल. सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से अ ग्रुप ऑफ ऑल इंटीजर्स. ठीक है. Z. इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं? ऑफ कोर्स ये कौन से सेट के अंदर आता है भाई? इंटीजर्स ले लो या रैशनल नंबर्स ले लो, इसका सुपर सेट यानी कि यूनिवर्सल सेट हमेशा क्या बनेगा? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. तो रियल नंबर्स इज द यूनिवर्सल सेट इन दिस केस. सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि सेट ऑफ लेट्स से सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स या फिर सेट ऑफ ऑल राइट ट्रायंगल्स, इनका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा भाई? इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो या राइट हो, इन सब का सुपर सेट कौन है? ऑफ कोर्स इट इज द सेट ऑफ ऑल सिंपल ट्रायंगल्स. सो ट्रायंगल्स कह दिया मतलब उसके अंदर बाकी सारे छोटे छोटे सेट्स आ गए, है ना. सो दैट इज वाई द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स बिकम्स द यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल एंड सो ऑन. Very simple. So this is the concept of universal set. Let's move ahead to one of the most important topics, which is Venn diagrams. तो बच्चों Venn diagrams आखिर होते क्या हैं? Venn diagrams ऐसे diagrams हैं जिन्हें हम सेट के बीच में रिलेशनशिप को डिपिक्ट करने के लिए यूज करते हैं. As simple as that. और इन Venn diagrams में रेक्टेंगल्स और सर्कल्स का यूज किया जाता है सेट्स के बीच में रिलेशनशिप को शो करने के लिए. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं रियल नंबर का सेट लूँ विच इज अ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट सबसेट्स आ जाते हैं, जैसे कि रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड इररैशनल नंबर्स. तो ये जो सारे सबसेट्स हैं ये यूनिवर्सल सेट R के अंदर डिपिक्ट किए जा सकते हैं यूजिंग अ वेन डायग्राम. लेट्स सी हाउ टू डू दैट. सो हम सब जानते हैं कि R इज आर यूनिवर्सल सेट जिसे हम रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो यूनिवर्सल सेट हमेशा रेक्टेंगल बनता है. सो कैसे इसे बना देते हैं जल्दी से. सो दिस इज माय रियल नंबर सेट. ठीक है. लिख देती हूं मैं यहाँ पर, दिस इज योर रियल नंबर सेट. अब रियल नंबर्स के अंदर कौन से दो मेजर बाइफर्केशंस आते हैं? रैशनल नंबर्स एंड इररैशनल नंबर्स. तो
और एक और बात, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, दे आर डिफरेंट सेट्स, राइट, नथिंग इज कॉमन इन बिटवीन। तो ये सेट्स हम अलग अलग टाइप के सेट बना लेते हैं। एक सेट आ गया रैशनल नंबर्स का सेट और एक सेट आ गया आपका इरैशनल नंबर्स का सेट, राइट, दे आर डिसजॉइंट, नथिंग इज कॉमन इन बिटवीन। सो लेट्स राइट दिस डाउन, दिस इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम कैसे, कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, क्यू लेटर से डिनोट करते हैं। एंड ये हो गए हमारे इरैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स जैसे कि √2, √5 एंड सो ऑन, करेक्ट। और रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। आपको याद है मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था p/q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। अब रैशनल नंबर्स के सेट में और कौन से सबसेट्स आते हैं, अगर आपको ध्यान हो, रैशनल नंबर्स के अंदर हमारे आते हैं इंटीजर्स, तो वो भी हम इसी के अंदर प्लॉट कर देंगे। सो ये आपका आ गया इंटीजर्स का सेट। So this is the set of integers. Integers को हम z से डिनोट करते हैं, राइट, ओके। अब इंटीजर्स के अंदर और कौन से सबसेट आते हैं, सो वी हैव द सेट ऑफ होल नंबर्स, इफ यू रिमेंबर, दिस इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। एंड देन फाइनली होल नंबर्स के अंदर कौन सा सबसेट आता है, नेचुरल नंबर्स का। सो वो भी इसी के अंदर ही बना दिया जाएगा। सो दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिनोटेड बाय n, राइट। सो दिस इज माय वेन डायग्राम फॉर द यूनिवर्सल सेट रियल नंबर्स, जिसके अंदर ये सारे टाइप के सेट्स रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, दिस इज वेरी इजी टू मेक, जस्ट आप याद रखिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, एंड देन यू कैन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स यूजिंग दीज वेन डायग्राम्स। लेट्स मूव अहेड। ओके, तो बच्चों अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज ऑपरेशन ऑन सेट्स। सो सेट्स के बीच में ना कुछ ऑपरेशंस किए जाते हैं सो दैट वी गिव राइज टू अनदर सेट, एज सिंपल एज दैट। सबसे पहला ऑपरेशन जो हमें पढ़ना है, दैट इज यूनियन ऑफ टू सेट्स। सो यूनियन ऑफ सेट्स का क्या मतलब है, लेट्स से वी हैव टू सेट्स A एंड B, दो सेट्स हैं हमारे पास A एंड B, उनका यूनियन का क्या मतलब होगा, उसके यूनियन में ऑल दोज एलिमेंट्स आ जाएंगे विच बिलोंग टू ईदर A और B। सो दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और B और बोथ। तो या तो वो एलिमेंट जो हमें मिलेगा यूनियन करके, वो या तो सिर्फ A में बिलोंग करेगा, या B में बिलोंग करेगा, या दोनों में बिलोंग करेगा, ठीक है। हाउ डू वी रिप्रेजेंट यूनियन, इसको हम लिखेंगे कैसे, आइए देख लेते हैं। सो A यूनियन B, दिस इज द साइन ऑफ यूनियन, एंड इसका मतलब क्या होगा, सो A यूनियन B करके हमें कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स मिलेंगे, किस तरीके के, X तरीके के एलिमेंट्स मिलेंगे, सच दैट X बिलोंग्स टू ईदर A, या तो वो A में होगा अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, या फिर सो और X बिलोंग्स टू B। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ A यूनियन B। इस चीज को अच्छे से याद कर लीजिए कि ईदर A और B और बोथ, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेट्स सी एन एग्जाम्पल। अगर मैं बोल रही हूं सेट A इज लेट्स से 2, 3, सेट B इज लेट्स से 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। ये दो सेट्स हैं। अगर मैं कह रही हूं A यूनियन B निकालो, तो A यूनियन B करना है, मतलब ऐसे एलिमेंट हमें यहां पर मिलेंगे, एक ऐसा सेट मिलेगा जिसमें या तो A के एलिमेंट्स होंगे, या B के एलिमेंट्स होंगे, या दोनों के एलिमेंट्स होंगे। सो बेसिकली यूनियन करते समय ना एक सिंपल सा फंडा याद करो, यूनियन करते समय हम सारे ही एलिमेंट्स इसमें डाल देते हैं, क्योंकि तभी तो दोनों के अंदर वो बिलोंग करेगा, बोथ में, है ना। सो वी हैव 1, 2, 3 एंड 4। रिपीटेशन नहीं कीजिएगा क्योंकि हम यहाँ पे सेट लिख रहे हैं, सो दैट इज वाई दिस बिकम्स द यूनियन, A यूनियन B। इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब देख लो, चेक करते हैं, या तो A के एलिमेंट्स मिलेंगे इसके अंदर 2, 3, या फिर B के एलिमेंट्स मिलेंगे, या दोनों के एलिमेंट्स मिलेंगे। कूल, एज सिंपल एज दैट। बट
ऑल राइट, सो अगर बच्चों यही चीज हमें वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करनी है तो वो भी हम बहुत इजीली कर सकते हैं. सो आइए इसका वेन डायग्राम देखते हैं, ए यूनियन बी का क्या बनेगा. सो लेट्स मेक अ वेन डायग्राम. ये हमने अपना यूनिवर्सल सेट बना लिया. अब इसके अंदर हम दो सेट्स ले लेते हैं. लेट्स सपोज ए अनदर वन बी. सो ये हमारे दो सेट्स हो गए हैं यहाँ पर. दिस इज ए एंड दिस इज बी. ठीक है, अब हमें यूनियन देखना है. यूनियन की डेफिनेशन पहले याद कर लीजिए कि ऐसा रीजन हमें चाहिए जो या तो ए को बिलोंग करे या बी को बिलोंग करे या दोनों को बिलोंग करे. तो लेट्स ट्राई टू शेड दैट रीजन. ये क्या आ जाएगा, ऐसा एरिया जो या तो ए को बिलोंग करे, दैट मीन्स दिस विल बी माई रीजन, या फिर बी को बिलोंग करे. सो ये पूरा बी है, और या फिर बोथ, दोनों को बिलोंग करना चाहिए. सो ऑफ कोर्स दिस विल बी माय रीजन फॉर ए यूनियन बी. तो ये किसका हमने रीजन बना लिया, ए यूनियन बी. दिस इज माय वेन डायग्राम फॉर दिस ऑपरेशन ऑन सेट्स. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. जस्ट रिमेंबर यूनियन का क्या मतलब होता है, ईदर ए और बी और बोथ. करेक्ट. सो अगर आपसे क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जाए आप तो भी कर सकते हैं, वेन डायग्राम फॉर्म में पूछा जाए आप तो भी कर सकते हैं. लेट्स मूव अहेड. ऑल राइट, नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. सो बच्चों पहला हमने पढ़ा यूनियन ऑफ टू सेट्स, अब हमारे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, इंटरसेक्शन में वी विल गेट द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी. यहाँ पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड. बच्चों यूनियन में क्या था, ए और बी, यहाँ पर क्या है ए एंड बी. तो थोड़ा सा वर्ड प्ले है यहाँ पर, समझने की कोशिश कीजिए. वहां पे क्या था, और मतलब या तो ए या बी, यानी कि बेसिकली हमें सारे एलिमेंट्स मिल रहे थे ए और बी के. पर यहाँ पर हमें बोथ ए एंड बी का पार्ट होना चाहिए, यानी कि हमें कॉमन रीजन उसका ढूंढना है, राइट क्योंकि तभी वो बोथ ए एंड बी का पार्ट होगा. दैट इज वाई इंटरसेक्शन को हम लिखते कैसे हैं, अब आप इस पे आ जाइए. सो हाउ डू वी रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी. We write it as, suppose we have two sets A and B. इसका इंटरसेक्शन का साइन होगा, यूनियन का ऐसा साइन था, राइट. सो इंटरसेक्शन का साइन है दिस. ऑलराइट, और इस सेट में हमें किस तरीके के एलिमेंट्स मिलेंगे, x तरीके के एलिमेंट मिलेंगे, सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B. सो ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे, राइट. फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हियर. मैं सेट ए ले रही हूं यहां पर 1 3 4 एंड 5. बी सेट को ले लेते हैं 2 3 एंड लेट्स से 5. ऑलराइट, सो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी, कौन सा सेट मिलेगा हमें, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ऐसे एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे जो ए और बी दोनों के पार्ट होंगे. सो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, यानी कि कॉमन वाले कौन से हैं. सो 1 3 इज कॉमन एंड 5 इज कॉमन. सो आंसर क्या है हमारा 3 एंड 5. तो इतना याद रखिए कि इंटरसेक्शन में हमें कॉमन एलिमेंट्स चाहिए होते हैं और यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स डाल देते हैं क्योंकि हमें सबका पार्ट चाहिए, ए और बी और बोथ. यहाँ पर हमें कॉमन चाहिए, ए एंड बी दोनों का पार्ट होना चाहिए. सो तभी यहाँ पे एंड बोला गया है, वहां पर और बोला गया था. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंपैरिजन, क्योंकि बहुत बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज होकर रह जाते हैं, और कहाँ पर है एंड कहाँ पर है, इसका क्या मतलब है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. अब इसी का ही अगर हमें वेन डायग्राम बनाना है, सो हाउ डू वी रिप्रेजेंट दैट. आप खुद भी अपना थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करने की कोशिश करो एंड मेक इट इन योर नोटबुक्स. बना लेते हैं इसका वेन डायग्राम. So suppose we have two sets, दो सेट्स बना लेते हैं. So suppose we have A and B here. ये सेट A है और ये सेट B है. बच्चों हमें कैसा सेट चाहिए, हमें वो वाला रीजन चाहिए which belongs to both A and B. मतलब A में भी हो और B में भी हो. ऐसा कौन सा रीजन है जो A और B दोनों का कॉमन रीजन है. सो दिस इज आवर रीजन ऑफ A इंटरसेक्शन B, क्योंकि ये ऐसा रीजन है इसमें A भी आ रहा है और B भी आ रहा है. इसके अलावा अगर मैं इस रीजन में जाऊं तो यहाँ पर A तो है लेकिन B नहीं है, लेकिन मुझे तो A एंड B चाहिए. इस रीजन में जाऊं, ये वाले रीजन में, तो यहाँ पर B है, यहाँ पर A नहीं है.
तो ऐसा कौन सा रीजन है जहां पर दोनों है? दिस इज द रीजन. सो दिस इज माई A intersection. Right? I hope you have understood. Let's move on to laws of intersection of sets. ओके सो बच्चों अब आ जाते हैं हम लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स के ऊपर. सो यूनियन जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ लॉज से गवर्न होता है. लेट्स सी दोस प्रॉपर्टीज. सो लेट्स कंसिडर 3 सेट्स A, B and C for any 3 sets A, B and C. Let's see the first law. बच्चों अगर मैं फाई क्या होता है? नल सेट. फाई यूनियन ए करूं, मतलब मैंने कोई भी सेट ए ले लिया, अगर मैं नल सेट के साथ उसका यूनियन करूं तो आप ध्यान से सोचो कि यूनियन का क्या मतलब होता है? सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे उसके अंदर, है ना, सारे, इधर ए और बी और बोथ. सो इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? ऑफ कोर्स जिसमें है वही मिलेंगे हमें. सो ए विल बी द आंसर. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अगर मैं यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए से करूं, यूनिवर्सल सेट मतलब सब कुछ, इट इज द सुपर ऑफ सुपर सेट्स, राइट. एंड ए के साथ इसका मैं यूनियन करूं तो मुझे कौन से एलिमेंट्स मिल जाएंगे? ऑफ कोर्स ए तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ यूनिवर्सल सेट में और भी जो एलिमेंट्स है वो सारे मिल जाएंगे. सो द आंसर इज द यूनिवर्सल सेट, राइट. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अगर मैं ए का यूनियन ए के साथ करूं तो मुझे वापस क्या मिलेगा? ऑफ कोर्स दोनों को क्लब कर दीजिए, ए ही मिल जाएगा वापस, राइट. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. सो सपोज मैं 2 सेट्स ले रही हूं यहाँ पे ए एंड बी, एंड मैं ए यूनियन बी करूं, इसको हम सिंपली कम्यूट कर सकते हैं. दिस बिकम्स बी यूनियन ए. सो दिस इज ऑल्सो द कम्यूटेटिव लॉ. सो यूनियन ऑफ सेट्स इज कम्यूटेटिव, राइट. लेट्स सी द लास्ट वन. ए यूनियन बी, मैं 3 सेट्स ले रही हूं यहाँ पे. ए यूनियन बी के साथ यूनियन करूं मैं एक और सेट सी का, तो दिस इज ऑल्सो एसोसिएटिव. ओके, सो यूनियन ऑफ सेट्स इज एसोसिएटिव, इट इज क्लोज्ड अंडर एसोसिएटिव लॉ. तो ये कैसे बन जाएगा? ए यूनियन बी यूनियन सी. आई होप दैट्स क्लियर. सो दीज आर द लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स. आप इसे ध्यान दीजिएगा, लॉजिक के साथ समझेंगे तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी फॉर्मूला की तरह लर्न करने की जरूरत नहीं है. डोंट क्रैम इट, जस्ट अंडरस्टैंड यूनियन का कॉन्सेप्ट एंड यू विल बी एबल टू आंसर दीज, राइट. लेट्स मूव अहेड. सो व्हाट आर सम लॉज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स? जैसे यूनियन के लिए पढ़े वैसे ही इंटरसेक्शन के लिए भी हैं. सो आइए इसे कर लेते हैं जल्दी से. सो फॉर any 3 sets A, B and C, let's see the first law. बच्चों अगर मैं A intersection phi, again the null set, so अगर मैं phi यानी कि null set कुछ भी नहीं और A का इंटरसेक्शन लूं, यानी कि इंटरसेक्शन मैंने आपको भी बताया कॉमन. सो A और phi में क्या कॉमन है? क्या होगा बताओ? व्हाट इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम? इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत कुछ है, तो व्हाट इज द आंसर? कुछ भी नहीं इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम, राइट. सो अ नल सेट विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड फाई. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. यूनिवर्सल सेट और ए का अगर मैं इंटरसेक्शन करूं, मतलब यूनिवर्सल सेट और ए में क्या कॉमन है? व्हाट इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम? सो ए विल बी कॉमन टू बोथ ऑफ देम. ना समझ में आए तो आप एक वेन डायग्राम बनाकर भी देख सकते हो. This is the universal set, this is your A for example. इन दोनों में कॉमन क्या है ना? कॉमन, व्हाट इज कॉमन? मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर A भी आ रहा है और ये कॉमन हुआ ना दोनों का. A ये पूरा रहा, ये यूनिवर्सल सेट रहा, दोनों के अंदर कॉमन रीजन कौन सा है? A is common to both of them, so answer is A. Let's see the next one. अगर मैं A intersection A करूं तो दोनों में क्या कॉमन है? भाई A ही कॉमन है, so we'll get A again. Let's see the next one. A intersection B will be equals to B intersection A. So basically intersection is closed under commutative law.
So it follows the commutative law. Let's see the next one. For any three sets A intersection B intersection C. So basically it is associative also. ये क्या बन जाएगा? A intersection B intersection C. So these are some laws of intersection of sets. आप जरूर इन्हें याद कर लीजिए. And basically again this is all logical and nothing has to be crammed. Let's move ahead. बच्चों इन लॉज के अलावा दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और हैं जो आपको पढ़ने हैं, जिनमें हम यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का यूज करने वाले हैं. सो लेट्स सी दोस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज. Number one. So suppose we have A union B intersection C. अब बच्चों आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का यूज करा और तीन सेट्स का यूज करें. सो बेसिकली व्हाट विल हैपन, यूनियन विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस. सो इसको हम कैसे लिखेंगे? दिस विल बी A यूनियन B इंटरसेक्शन A union C. That is, union is distributed over intersection. ठीक है. Now similarly we have another law. Suppose we have A intersection B union C. ठीक है. तो ये कैसे बन जाएगा? So we'll have A intersection B, A intersection B union A intersection C. That is, intersection is also distributed over union. So ये distribution हो रहा है यहाँ पर. So these are the two distributive laws जो आपको दिमाग में रखने हैं to solve the questions ahead. Next आ जाते हैं बच्चों difference of sets पर. So अगर हमारे पास दो sets हैं A and B और मुझे उनका डिफरेंस करना है, जिसको हम कैसे लिखेंगे? A माइनस बी. जैसे डिफरेंस करते हैं बिल्कुल वैसे ही A माइनस बी. अब इसमें कौन से एलिमेंट्स हमें मिलने वाले हैं? We'll get the set of all those elements of A. A के एलिमेंट्स तो मिलेंगे which do not belong to B. मतलब A के एलिमेंट्स में से सिंपली B को हटा दो. So that will be A minus B. As simple as that. तो उसको हम मैथमेटिकली यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आइए देखते हैं. So ये बन जाएगा, suppose we have A minus B. तो ये कैसा सेट मिलेगा हमें? इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स मिलेंगे X तरीके के such that X belongs to A. A को तो बिलोंग करेगा लेकिन B को बिलोंग नहीं करेगा. So and X doesn't belong to B. This is the sign of doesn't belong to. Similarly अगर मुझे यहाँ पर B minus A करना है बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा? मतलब B में से A को सिंपली हटा दो. तो X such that X belongs to B and X doesnn belong to A. And क्यों लगाया? क्योंकि मुझे दोनों का कॉमन एरिया चाहिए. That is why and. So अगर मुझे सेम चीज को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, वो भी बनाकर देख लेते हैं. अब देखिए कैसे बनेगा इसका वेन डायग्राम. लेट्स सी. ओके, सो सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर A माइनस बी. ठीक है बच्चों, दो सेट्स बना लीजिए यहाँ पर, A सेट एंड B सेट. ठीक है. सो दिस इज द सेट A, दिस इज द सेट B. A माइनस बी हम यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो A माइनस बी का क्या मतलब? हमने अभी देखा कि A में से B को हटा दो. तो B की कोई भी पॉसिबिलिटी है वो A में से हटा दो. ये रहा पूरा A, ये है पूरा B. तो A में से जब मैं B को हटा दे रही हूं तो which is the shaded region that I'll get? This will be my region for A minus B, right? So this is my A minus B. Very simple. Similarly, अगर मुझे यहाँ पर B minus A निकालना है, so B minus A का कौन सा रीजन बनेगा? इसका भी वेन डायग्राम बनाकर देख लीजिए. So suppose we have B minus A here. ओके,
यहाँ पर हम दो सेट्स ले रहे हैं, दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी, और सपोज मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, b माइनस ए चाहिए, सो वी आर मेकिंग b माइनस ए हियर, मतलब b में से a के सॉरी पॉसिबिलिटीज को हटा दो, सो क्या कौन सा रीजन रह जाएगा हमारे पास, b माइनस ए, सो दिस विल बी माई रीजन फॉर b माइनस ए, राइट. आई होप दैट्स क्लियर टू यू. सो a माइनस b एंड b माइनस ए. सिमिलरली अगर आपके पास कोई क्वेश्चन भी आ जाए, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल ले लो यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे करते हैं. सो लेट्स सपोज a इज माई सेट 1 2 3 4 5 and 6 and b is my set let's say 1 and 6. ठीक है. अगर मुझे यहाँ पे निकालना है a माइनस b, तो मैं क्या करूंगी, a में से b के सारे एलिमेंट्स को हटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, a में से b को हटा दो, यानी कि 1 हटा दो और 6 हटा दो, तो क्या आंसर बच गया, 2 3 4 and 5 will be my a minus b. I hope that's clear to you. Very simple concept. Let's move ahead. Next आ जाते हैं बच्चों, disjoint sets क्या होते हैं. Let's see what are disjoint sets. So two sets a and b are said to be disjoint if they have no common element. That means disjoint से हमें नाम से ही पता लग रहा है, disjoint मतलब they are not joint. That means there is nothing common in between them. So इसका मतलब क्या होगा कि a और b के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है. कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन, कुछ भी नहीं है. दैट मीन्स a इंटरसेक्शन b इज 5. सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो दो सेट्स हमारे डिसजॉइंट सेट्स बन जाते हैं. ठीक है. अगर मैं इसी को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहूं तो क्या बन जाएगा इसका वेन डायग्राम. लेट्स सी. सो सपोज वी हैव टू सेट्स. डिसजॉइंट कैसे दिखाएंगे, जब कुछ कॉमन है ही नहीं, दैट मीन्स दे आर नॉट जॉइंट टुगेदर. तो आपके ये डिसजॉइंट सेट के एग्जांपल्स हो गए. सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी. सो दिस इज योर वेन डायग्राम फॉर डिसजॉइंट सेट्स, राइट. अब एक और चीज बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली है. मैं यहाँ पे आई एम मेकिंग वन मोर वेन डायग्राम एंड लेट्स ऑब्जर्व वन रिजल्ट फ्रॉम हियर. ऑलराइट, लेट्स सी. So suppose we have two sets A and B again. So this is my set. This is my set A and this is my set B. बच्चों previous कुछ सेकंड्स में हमने ये देखा कि what is A minus B. A minus B का कौन सा रीजन होता है, दिस इज माई a माइनस बी, है ना. a में से b को हटा दिया, दिस इज माई a माइनस बी, करेक्ट. व्हाट वाज माई b माइनस a, दिस वाज द रीजन फॉर b माइनस a. b में से a को हटा दिया, दिस इज माई b माइनस a. ये था b माइनस a. बच्चों ये जो रीजन रह गया, अब ये कौन सा रीजन था अगर आपको ध्यान आया हो, व्हाट वाज दिस रीजन, दिस वाज माय रीजन फॉर, बताइए बताइए कौन सा रीजन शेड किया था ये, a इंटरसेक्शन b. सो a एंड b कहां पर आकर मिल रहे हैं, इस रीजन में. दिस इज माय a इंटरसेक्शन b, राइट. अगर आप ध्यान से देखें a माइनस b को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ओनली a, राइट. इस रीजन में सिर्फ आपको a ही मिल रहा है, b का नामो निशान नहीं मिल रहा. सो दिस इज द रीजन फॉर ओनली a. सिमिलरली ये वाला जो रीजन है इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, दिस इज माई रीजन फॉर ओनली b, क्योंकि यहाँ पर a नहीं है. सो दिस इज ओनली b एंड ये तो हमें पता ही है बच्चों, दिस इज a इंटरसेक्शन b. सो अगर आप ध्यान से देखें, ओनली a का रीजन बिल्कुल अलग, ओनली b का रीजन बिल्कुल अलग एंड a इंटरसेक्शन b का रीजन बिल्कुल अलग. तीनों आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है इन तीनों में, राइट. सो दैट इज वाई a माइनस b, b माइनस a एंड a इंटरसेक्शन b, ऑल दीज थ्री सेट्स आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, राइट. क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, देयर इंटरसेक्शन इज 5. सो दैट इज वाई ये भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स का, राइट. ऑलराइट बच्चों, नेक्स्ट आते हैं हम, व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. सो
कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का क्या मतलब है? लेट U बी द यूनिवर्सल सेट. हम कोई यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं U एंड A बी एनी सबसेट ऑफ U. कोई एक और सेट ले रहे हैं A. देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A डिनोटेड बाय A डैश और A बार. ये ऊपर A बार था, just like this. See, A dash or A bar is the set of all those elements of U which are not in A. ठीक है, A का कॉम्प्लीमेंट मतलब U के वो सारे एलिमेंट्स जिसमें से हम A को हटा चुके हैं, राइट, वो बन जाता है हमारा A का कॉम्प्लीमेंट. सो अगर मैं आपको इसे लिखकर बताऊं ये कैसे होगा, लेट्स सी. सो A कॉम्प्लीमेंट हम कैसे डिनोट करते हैं? A डैश या A बार से. This is equal to set of all those elements X such that X belongs to the universal set U and X doesn't belong to A. मतलब यूनिवर्सल सेट में तो आए लेकिन A में नहीं आए क्योंकि हम A का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा एक वेन डायग्राम से. सो जल्दी से एक वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका एंड लेट्स सी हाउ टू फाइंड A कॉम्प्लीमेंट. ओके बच्चों, ये हमारे पास एक सेट है A और ये हम सब जानते हैं दिस इज द यूनिवर्सल सेट U. ठीक है, सो अगर मुझे A का कॉम्प्लीमेंट चाहिए मतलब मुझे A को छोड़ के सब कुछ चाहिए. ठीक है, तो A कॉम्प्लीमेंट में कौन सा रीजन आ जाएगा? दिस विल बी माई A कॉम्प्लीमेंट. मतलब U में से बेसिकली हमने A को माइनस कर दिया. अगर आप देखो U में से A को माइनस कर दिया तो वो बन गया हमारा A कॉम्प्लीमेंट. वेरी सिंपल. तो हम A कॉम्प्लीमेंट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू द यूनिवर्सल सेट माइनस कौन सा रीजन माइनस कर रहे हैं हम? A का रीजन माइनस कर रहे हैं. दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट A का कॉम्प्लीमेंट. वेरी सिंपल. अब एक एग्जांपल देख लीजिए, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि A कॉम्प्लीमेंट हम कैसे यूज करते हैं. For example, I have a universal set. Let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, हमारे पास एक सेट है A. Let's say 2, 4, 6 and 8. Right? अगर मुझे A का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, A का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से सिंपली A को माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा बताइए? यूनिवर्सल सेट में A के सारे एलिमेंट्स हटा दो, 2 हटा दो, 4 हटा दो, 6 हटा दो, 8 हटा दो, क्या क्या बचा? 1, 3, 5 and 7. So this becomes my A कॉम्प्लीमेंट, यानी कि A को छोड़ के सब कुछ फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट ऑफ कोर्स. ठीक है, आइए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं. लेट्स सी. तो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स. सो बहुत ही इजी सी प्रॉपर्टीज हैं इसकी जो आपको पढ़नी है. लेट्स सी. फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मैं A का कॉम्प्लीमेंट करूं और उसका एक और बार यानी कि डबल कॉम्प्लीमेंट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? वापस मुझे A ही मिल जाएगा. यू कैन ऑल्सो वेरीफाई दिस यूजिंग अ वेन डायग्राम. कैसे? अगर मैं लेट्स सी A है, दिस इज माई A का कॉम्प्लीमेंट कौन सा रीजन होता है? दिस इज माई A कॉम्प्लीमेंट रीजन, है ना. और अगर इस कॉम्प्लीमेंट का वापस कॉम्प्लीमेंट कर दूं, है ना, मतलब यूनिवर्सल सेट में से इस रीजन को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? वापस A ही मिल जाएगा. वेरी सिंपल. सो A का डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अगर मैं A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट करूं, A का A कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन क्या बनेगा? अगेन लेट्स फॉर्म अ वेन डायग्राम एंड सी. दिस इज माई A, दिस इज माई A कॉम्प्लीमेंट रीजन, राइट. इसको ऐसे देख लीजिए. दिस इज माई A, दिस इज माई A कॉम्प्लीमेंट रीजन. इन दोनों का यूनियन करूं, यूनियन में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं तो बेसिकली मुझे ये कंप्लीट सेट मिल जाएगा A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट में, विच इज माई यूनिवर्सल सेट U, राइट. सो ये हो गया A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट. अब आप खुद बताइए. दिस वॉज माई A. दोबारा बना लेते हैं इसको. सो this is A and this is A complement region. इन दोनों में
क्या कॉमन है इन दोनों का, अगर मैं इंटरसेक्शन करूं मतलब कॉमन रीजन निकालने की कोशिश करूं, दिस इज ए एंड दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। इन दोनों में क्या कॉमन है, दे आर डिसजॉइंट, नथिंग इज कॉमन बिटवीन देम, सो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 5। सिंपल। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अगर मैं फाइ का कॉम्प्लीमेंट लू, फाइ मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सब कुछ, दैट मीन्स द यूनिवर्सल सेट यू। वेरी सिंपल। अगर मैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लू यहीं पे, मतलब सब कुछ का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कुछ भी नहीं, सो वी गेट फाइ इन रिटर्न। वेरी सिंपल। एंड लेट्स सी द लास्ट वन। सो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट अगर मैं फाइंड आउट करूं, तो बच्चों अभी हमने देखा था कि ए का कॉम्प्लीमेंट, इसे हटा देते हैं यहां से, अभी हमने पढ़ा था ए कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उसको सिंपली सबट्रैक्ट कर दीजिए, राइट। यहां पे मैं किसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रही हूँ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रही हूँ, है ना। सो यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को माइनस कर दीजिए अगेन, सो ये क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। सो अगर सिमिलरली इंटरसेक्शन हो तो यहाँ पे यूनिवर्सल में से उसी सेट को माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द कॉम्प्लीमेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके बच्चों, अब आ जाते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहला उसमें आ रहा है एक थ्योरम जिसे हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, सो व्हाट इज दिस डी मॉर्गन्स लॉ, लेट्स सी। एक्चुअली दो लॉज हैं जो बहुत ही सिंपल्स हैं, अब देखिए ध्यान से। लेट्स सी द फर्स्ट वन। ओके, सो अगर मैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कर दूं, राइट, तो ये कैसे हो जाएगा, हर एक का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बेसिकली आप ऐसे याद कर लीजिए, सब कुछ उल्टा उल्टा करना है। सो ए का कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहली बात, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ऑपोजिट, इंटरसेक्शन, एंड सिमिलरली यहां पर आ जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। सो दिस बिकम्स माय फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, लेट्स सी द सेकंड वन। सेकंड भी बहुत ही सिमिलर सा है, बहुत इजी सा। लेट्स सी, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट, दिस विल बिकम ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का बन जाएगा अब यूनियन, एंड बी का बन जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। दिस बिकम्स माय सेकेंड डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चंस में प्रूव भी करने को आता है, आपको कुछ सेट्स दे दिए जाएंगे ए एंड बी, एंड आपको ये शो करना होगा, तो आप एलएचएस अलग से प्रूव कर दीजिएगा, आरएचएस अलग से प्रूव कर दीजिएगा, आप देखेंगे दोनों सेम ही आ रहे होंगे। हम इसे वेन डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एक पार्ट तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, दूसरा आप खुद वेरीफाई कर लीजिएगा और देखना कि क्या सेम रीजन आ रहा है या नहीं, राइट। सो दैट विल बी योर वेरिफिकेशन। लेट्स सी द फर्स्ट वन थ्रू अ वेन डायग्राम। मैं सबसे पहले यहाँ पर बना रही हूँ, आई एम मेकिंग ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसे बनाकर देखते हैं कौन सा रीजन आएगा यहाँ पर। So let's make two sets here. Sorry. Let's make two sets here. Set A and set B. ठीक है जी, यहां से आ जाएगा दिस इज द यूनिवर्सल सेट U। आइए देखते हैं A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, A यूनियन B, सबसे पहले देखो यहाँ पर कौन सा रीजन था, मन में सोचो कौन सा रीजन था ए यूनियन बी का। दिस वॉज माई ए यूनियन बी, जिसमें या तो ए आ रहा है या बी आ रहा है या दोनों आ रहे हैं। सो दिस वॉज माई रीजन फॉर ए यूनियन बी पूरा। उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब मुझे ये छोड़ के बाकी सब कुछ चाहिए यूनिवर्सल सेट में से, तो दैट मीन्स ए यूनियन बी को हटा दो और रीजन कौन सा बना अब हमारा, लेट्स सी, दिस विल बी माई रीजन फॉर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। Do you agree with me? I hope that's clear to you. ठीक है, तो ये रीजन आ गया। अब बनाकर देखते हैं A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। लेट्स सी ये वाला रीजन कौन सा आएगा, आइए बनाकर देख लेते हैं। सो वी आर मेकिंग हियर A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। बना लीजिए इसको।
Okay, let's see. This is my A, this is my B. Let's see. बच्चों, A कॉम्प्लीमेंट यानी कि A को छोड़ के सब कुछ, A को छोड़ के सब कुछ, दिमाग में थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म कीजिए. A को छोड़ के सब कुछ, कौन सा रीजन आ रहा है? ये सारा. A को छोड़ के सब कुछ, करेक्ट. यहाँ पर B को छोड़ के सब कुछ, कौन सा रीजन आ रहा है? B को छोड़ के सब कुछ, ऑफ कोर्स ये वाला सारा रीजन आ जाएगा. और इन दोनों का कॉमन एरिया. सो एक बार हम मार्क कर लेते हैं और अच्छे से कॉमन एरिया उसके बाद फाइंड आउट करेंगे. पहले ए कॉम्प्लीमेंट बता दीजिए मुझे क्या आएगा. दिस इज माई ए कॉम्प्लीमेंट, है ना बच्चों? ये सारा आ गया ए कॉम्प्लीमेंट का पार्ट. ए को छोड़ के सब कुछ यूनिवर्सल सेट में से, राइट. अब बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? दूसरे कलर से मार्क कर लेते हैं यहाँ पे. लेट्स टेक येलो. बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के सब कुछ. सो ये वाला रीजन आ जाएगा बी को छोड़ के सब कुछ. दिस इज माई बी को छोड़ के सब कुछ वाला रीजन. ठीक है. अब मुझे इन दोनों में से इंटरसेक्शन चाहिए, मतलब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एरिया चाहिए. तो देखिए व्हाइट और येलो वाला कौन सा कॉमन एरिया आ रहा है. लेट्स चेक. देख लीजिए कहां कहां पर कॉमन आ रहे हैं दोनों व्हाइट और येलो लाइंस. दिस इज माई रीजन, बाहर वाला, जहां पर दोनों कॉमन चीजें आ रही है. सो दैट इज वाई विच इज माई ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वाला रीजन. दिस वन. ये हमारा आ गया कॉमन रीजन. राइट. सो अब मैच करके देख लो क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं. Yes, they are absolutely same. That means they are equal. And hence verified that A union B का whole complement is equal to A complement intersection B complement. So this was my first De Morgan's law. Similarly, आप second De Morgan's law भी ऐसे Venn diagram बनाकर verify कर सकते हैं. Very simple. आइए बच्चों कुछ और important results पढ़ते हैं. सबसे पहले इस Venn diagram को अच्छे से observe कीजिए. मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि this region also known as only A, क्योंकि यहाँ पे B की कोई भी possibility नहीं है, also can be written as A minus B, right? Similarly ये वाला जो region है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? This can be written as B minus A. B में से A को हटा दिया, right? And ये वाला जो region है बीच वाला, अगर आपको याद हो तो ये कौन सा region था? हमने पढ़ा था ये. This was my A intersection B, the common area, A intersection B, right? अब बच्चों ध्यान से देखिए, अगर मैं इन तीनों एरियाज को क्लब कर दूं, ज्वाइन कर दूं, तो ये पूरा शेडेड रीजन जो है वो किसका था? अगर आपको याद हो, ये पूरा शेडेड रीजन जो है वो हमारा बन जाएगा A यूनियन B का. यस और नो? सो दैट मीन्स ए, यहां से हमारा पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आया? दैट N ऑफ A यूनियन B अगर मुझे चाहिए तो मैं उसमें कौन कौन से एरियाज ऐड कर सकती हूँ? ओनली A. दैट मीन्स N of A minus B. बच्चों N of A minus B का क्या मतलब है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A minus B, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस रीजन B minus A, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इंटरसेक्शन रीजन N of A intersection B. राइट. सो दिस इज माई फर्स्ट रिजल्ट. बच्चों यहां से एक सेकेंड रिजल्ट भी आता है, आप ध्यान से देखिएगा. अगर मैं बोल रही हूं N of A, मतलब अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि पूरे A में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो पूरा A कौन सा रीजन है बच्चों? ध्यान से देखिए. दिस इज माई कंप्लीट A. दिस इज माई कंप्लीट A, है ना. इसमें कौन कौन से रीजन आ रहे हैं? एक तो A माइनस B वाला रीजन आ रहा है, मतलब ओनली A वाला, और एक इंटरसेक्शन का रीजन भी ऐड हो रहा है, तभी तो पूरा A बन रहा है. यस और नो? सो N ऑफ A क्या आ जाएगा? N of A minus B plus N of A intersection B, right? Similarly, एक और रिजल्ट देख लीजिए यहीं से. Similarly, N of B क्या आ जाएगा? N of B कैलकुलेट कर लेते हैं. B में कौन कौन सा रीजन आ रहा है? एक तो B minus A वाला, मतलब ओनली B वाला, और इंटरसेक्शन भी साथ में ऐड हो रहा है. तो ये क्या बन जाएगा? N of B minus A plus N of A intersection B, right? So this is my third result. यहीं से
इन तीनों रिजल्ट्स को क्लब करके हमारा इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला बनता है. सो विच इज, लेट्स सी, अगर मुझे कैलकुलेट करना है, मतलब इसी को ही रीफ्रेम करके अब हम फॉर्मूला में रखेंगे. सो लेट्स सी, n ऑफ a यूनियन b. बच्चों ध्यान से देखना, n ऑफ a यूनियन b मतलब यही सारा रीजन जो अभी हमने देखा है ना. इसमें क्या क्या आ रहा है, एक तो पूरा n ऑफ a आ रहा है. ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको दोबारा बना लेते हैं. लेट्स मेक इट वंस अगेन. लेट्स मेक इट वंस अगेन. पूरा ही दोबारा से बना लेते हैं, आप अच्छे से समझ पाएंगे. लेट्स सी. सो अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, लेट्स से A and the set B. Alright, this is my set A, this is my set B. अगर मुझे पूरा A यूनियन B चाहिए तो आप ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है. एक तो पूरा n ऑफ A आ रहा है ना, मतलब A पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा n ऑफ A हो गया, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, ओनली A और इंटरसेक्शन भी इंक्लूडेड है जैसे हमने यहां पर देखा. तो n ऑफ A कंप्लीट. ठीक है, सिमिलरली n ऑफ B भी आ रहा है पूरा का पूरा. सो मैं पूरा का पूरा n ऑफ B भी ले रही हूं. n ऑफ B भी पूरा का पूरा ले लीजिए, प्लस n ऑफ B. एंड बच्चों यहां से हमने देखा कि जब मैंने n ऑफ A पूरा ऐड किया फिर n ऑफ B ऐड किया, ये जो इंटरसेक्शन वाला रीजन है ना, ये दो बार ऐड हो गया है ना. सो दो बार ऐड हो गया तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B. राइट, तो दिस बिकम्स माय फर्स्ट फॉर्मूला व्हिच इज दैट ऑफ यूनियन. सो n ऑफ A यूनियन B कैन बी कैलकुलेटेड एज n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, जिसमें आपको क्रैम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब कुछ बहुत ही लॉजिकल है एंड आपके सामने ही मैंने ये फॉर्मूला डिराइव किया. सो आई होप दैट्स क्लियरली अंडरस्टूड टू यू. ठीक है बच्चों, सिमिलरली इफ वी हैव थ्री सेट्स, सो फॉर थ्री सेट्स A, B and C, आप वेन डायग्राम बना के उसे भी वेरीफाई कर सकते हैं. n ऑफ A यूनियन B यूनियन C लिखने की कोशिश करते हैं हम सेम लाइंस पर, तो ये क्या बन जाएगा, n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन C. तीन बार माइनस हुआ तो यहां पर हमें एक बार ऐड करना पड़ेगा, क्या, n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. दैट मीन्स कॉमन एरिया हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ रहा है. ये आपको तब समझ में आएगा जब आप एक वेन डायग्राम बनाएंगे थ्री सेट्स का एंड वेरीफाई कर लेंगे. सो ये भी बहुत ही सिंपल सा है. सो दीज आर माई टू फॉर्मूलाज दैट आई नीड टू रिमेंबर टू सॉल्व रियल लाइफ एप्लीकेशंस या वर्ड प्रॉब्लम्स जो इस चैप्टर में से कभी कभी केस स्टडी की फॉर्म में पूछी जा सकती हैं. सो लेट्स सॉल्व वन ऑफ देम और इन्हें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. तो बच्चों इसी के साथ हम पहुंच गए अपने चैप्टर के लास्ट सेगमेंट में, जहां हम जो भी अभी तक हमने पढ़ा उसके ऊपर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स या केस स्टडी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. लेट्स स्टार्ट वन. सो इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल, तो 800 पीपल का ग्रुप हमें गिवन है. उन्हीं 800 पीपल में से 550 कैन स्पीक हिंदी लैंग्वेज, 450 कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज. हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. ठीक है, ये हमें निकालना है. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सबसे पहले बच्चों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के हम सेट्स बना लेते हैं. सो लेट A be the set of people speaking Hindi. ठीक है, and B be the set of people speaking English language. ठीक है, हमें गिवन क्या है, हमें 800 पीपल का ग्रुप गिवन है. दैट मीन्स
सबका यूनियन गिवन है विच इज 800. So n of A union B is given to us, that is 800. What else is given? People who can speak Hindi, that means n of A, क्योंकि A सेट था हमारा people speaking हिंदी, ये गिवन है हमें 550. ठीक है. Similarly n of B हमें गिवन है which is 450. ठीक है बच्चों, हमें निकालना क्या है? हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. बच्चों एंड का मतलब क्या था? अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था और मतलब यूनियन एंड मतलब इंटरसेक्शन. तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. दिस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. ठीक है. सिंपल सा फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा. क्या है फॉर्मूला एन ऑफ ए यूनियन बी का? एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू n of A plus n of B minus n of A intersection B. राइट. जो गिवन है वो अप्लाई कर दीजिए. n of A union B हमें गिवन है 800. दिस इज 550 प्लस 450 एंड माइनस ये तो हमें निकालना ही है A intersection B. राइट. सो इसको कैलकुलेट कर लीजिए. ये बन रहा है 1000. इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं. माइनस 800 एंड दिस बिकम्स माई एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. कितना है बच्चों? 200 इज माई आंसर. राइट. सो लास्ट में बस एक कंक्लूडिंग लाइन लिख लेते हैं. देयरफॉर पीपल, नंबर ऑफ पीपल who can speak both Hindi and English are 200. राइट बच्चों, वेरी सिंपल. एक और क्वेश्चन करते हैं. तो आइए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं. लेट्स रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. In a town of 840 persons, एक टाउन गिवन है 840 persons का. 450 people read Hindi newspaper, 300 English and 200 read both the newspapers. ठीक है, ये सब हमें गिवन है. फाइंड क्या करना है बच्चों? Then find the number of persons who read neither of the newspapers. मतलब इन दोनों में से कोई भी नहीं पढ़ते हो, ये हमें फाइंड आउट करना है. बच्चों वैसे तो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की तरह बहुत ही सिमिलर सा लग रहा है, लेकिन इन दोनों में बहुत ह्यूज डिफरेंस है. कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड. बच्चों यहाँ पर जो हमें गिवन है 840 पर्सन्स, ये एक टाउन की पॉपुलेशन गिवन है. राइट. और उन पॉपुलेशन में ऐसे भी लोग हैं जो ना हिंदी पढ़ रहे हैं ना ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. राइट. तो दैट मीन्स ये यूनियन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. करेक्ट. क्योंकि नाइदर पूछा गया है हमें, तो यूनियन नहीं है. तो ये क्या है? क्योंकि बड़ा टाउन का पॉपुलेशन है, दैट मीन्स दिस इज द यूनिवर्सल सेट. ठीक है. तो यही डिफरेंस है दोनों क्वेश्चंस में. आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इजीली निकाल पाएंगे कि कहाँ पर यूनियन गिवन है और कहाँ पर यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स गिवन है. ठीक है. लेट्स प्रोसीड. सो सबसे पहले हम अपने सेट को लेट कर लेते हैं. लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल स्पीक रीडिंग हिंदी न्यूज़पेपर and B be the set of people reading English newspaper. ठीक है बच्चों, हमें और क्या क्या गिवन है? Let's see. So n of the universal set is given to me. How many? 840 people. Similarly, n of A is given to me. हिंदी readers कितने हैं भाई? 450 persons. ठीक है. n of B English readers कितने हैं? 300. और क्या गिवन है बच्चों? 200 रीड बोथ द न्यूज़पेपर्स. बोथ का क्या मतलब है? A and B. राइट. बोथ मतलब द कॉमन वन. सो n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज गिवन टू मी एज 200. राइट. ये तो आपको समझ में आ गया होगा. निकालना क्या है बच्चों? देन फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड नीदर ऑफ द न्यूज़पेपर्स. राइट. हमें निकालना है जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे. तो बच्चों नीदर निकालने के लिए पहले ईदर तो होना जरूरी है. राइट. तो ईदर हम कैसे निकालते हैं? मतलब ए और बी.
ईदर ऑफ ए और बी, राइट। और का मतलब क्या होता है, यूनियन, राइट। तो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी, और फिर हम निकालेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये तो ईदर हो गया, नीदर क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज माय क्वेश्चन जो हमें निकालना है, उसके लिए फर्स्ट स्टेप होगा एंड दिस इज द फाइनल थिंग दैट वी नीड टू कैलकुलेट। ठीक है, जल्दी से शुरू कर लेते हैं अपने सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले हमारे पास ये निकालने का तो फॉर्मूला होता ही है, what is it, n of a union b is equals to n of a plus n of b minus n of a intersection b. Let's put on the values. n of a कितना given है, 450, n of b कितना given है, it's 300, and the common area 200. ठीक है, ये कितना बन गया बच्चों, 750 minus 200 which is equals to 550. तो ये हमारे पास वो लोग आ गए जो A यूनियन B में है, मतलब A और B, ईदर A और B। अब मुझे निकालना है नीदर A और B, तो वो कैसे निकालेंगे, सो n ऑफ A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। बच्चों कॉम्प्लीमेंट याद है आपको, या तो आप डी मॉर्गन्स लॉ से कर लीजिए, या फिर दूसरा तरीका क्या है इसका, डी मॉर्गन्स लॉ बेसिकली हमारे पास वो एलिमेंट्स नहीं गिवन है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एन ऑफ द यूनिवर्सल सेट, याद है आपको, यूनिवर्सल में से वही सेट माइनस कर दीजिए तो आपको कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। सो एन ऑफ द यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, दिस विल बी माय कॉम्प्लीमेंट। तो ये कितना गिवन है बच्चों, 840 माइनस 550, कितना आएगा, ये माइनस कर लीजिए, दिस विल बी 290, राइट, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर नीदर ऑफ पीपल, नीदर ए और बी, ये कौन से लोग आ जाएंगे, 290 पीपल हैं जो दोनों ही नहीं पढ़ रहे हैं। सो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट विल बी देयरफॉर नंबर ऑफ पीपल रीडिंग नीदर ऑफ द न्यूज़पेपर्स is 290। ठीक है, तो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1 सेट्स। मैंने दोनों ही वीडियोस में वो सारे पार्ट्स कवर किए हैं जो आपके सीबीएसई सिलेबस में मेंशन है। अगर आपको पार्ट 1 पार्ट 2 किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट है तो डू पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो दैट आई कैन हेल्प यू विद योर डाउट। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए जो मैथ्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, सो दैट आई कैन हेल्प देम एज वेल। स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू वीडियोस। मैं बहुत ही जल्दी चैप्टर नंबर 2 की वीडियो भी पोस्ट करूंगी, सो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।